कि अगर आपको ट्रेन चलाने का मन है आप एलपी का फॉर्म फिल कर सकते हो, अगर आपको इंजीनियर बनने का मन है आप जेई का फॉर्म फिल कर सकते हो, अगर आपको रेलवे में ही कांस्टेबल या फिर एसआई बनना है तो आप आरपीएफ कांस्टेबल एसआई का फॉर्म फिल कर सकते हो। इसी तरीके से रेलवे बहुत सारे एग्जाम कराता है, लेकिन इनमें से जो सबसे पॉपुलर एग्जाम कराता है वो है एनटीपीसी का एग्जाम। वो इसलिए क्योंकि इसमें कोई भी टेक्निकल आपसे डिग्री का डिमांड नहीं करता है रेलवे, इसमें सिर्फ आपने 12th कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से तो इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो, ग्रेजुएशन भी आपने किसी भी स्ट्रीम से फिल कर रखा है तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। 2 साल लग जाता है आपके एक एग्जाम का नोटिफिकेशन आने से लेकर ज्वाइनिंग तक का। तो अगर आप डिले करते हो, एक बार भी अगर आप फेल होते हो तो समझ रहे हो आपके पास एक बार भी फेल होते हो तो फिर से 2 साल आपको वेट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि रेलवे में पोस्ट कौन कौन सी होती है, ठीक है, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी चीज हम लोग बेसिक से जानने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट का एक पोस्ट है। अंडर ग्रेजुएट मतलब अगर आपने 12th कर रखा है, 12th पे अगर आप फॉर्म फिल करोगे तो इतनी सारी पोस्टें आती है। अब इसमें से यहाँ पे आप 5 पोस्ट देख रहे होगे, तो इन 5 पोस्टों में से आप देखे होगे कुछ पोस्टें पिछली बार नहीं आई थी और कुछ पोस्टें ऐसी हैं जो कि उसकी पिछली बार नहीं आई थी। तो ऐसा है कि 12th लेवल में इतनी पोस्टें होती हैं जिसमें जितनी वैकेंसी होती है जिस जोन में उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पोस्टें देखने को मिलती हैं। तो इनका जो लेवल होता है लेवल 2 और जो लेवल 3 की जो पोस्ट होती हैं इंडियन रेलवेज में एनटीपीसी के अंदर, वो ये पोस्ट ही होती हैं जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। अब एक एक जो पोस्ट है उसके बारे में डिटेल वीडियो में किसी अनदर वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या इसमें काम करना होता है, कहाँ पे पोस्टिंग होती है, कौन सा पोस्ट को पहले नंबर पर डालना चाहिए, इसमें किस में कम काम होता है, किस में ज़्यादा काम होता है, वो चीज़ें मैं बताऊंगा। बट ओवरऑल सारी पोस्टें ठीक होती हैं। जो सैलरी होती है वो बेसिक सैलरी आपकी इतनी होती है, लेकिन इन हैंड सैलरी मतलब इसमें आपके जो हाउस रेंट अलाउंसेज है, ट्रेवलिंग अलाउंसेज है और बहुत सारे अलाउंसेज हैं, डिरेंस अलाउंस है, वो सारे सब मिलने के बाद इन हैंड सैलरी लगभग 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग इतनी मिलती है। और जो मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए होता है, बहुत से स्टूडेंट बोलते भी हैं कि भैया आँख का पावर मेरा इतना है तो मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि किस पोस्ट के लिए आँख की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, वो क्या होती है। अगर आपको C1 C2 A1 A2 नहीं समझ में आता है तो आप ये जो वीडियो देख रहे हो ये मैंने ऑलरेडी बना के अपलोड कर रखी है, इसको आप अच्छे से देख लेना, इसमें सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अदरवाइज यहाँ सिंपली भी समझ सकते हो कि डायोप्टर के अकॉर्डिंग आपका जो आई का ग्लास है वो डायोप्टर में नापा जाता है। तो अगर आपका आई का ग्लास लगा हो तो इस डायोप्टर से अगर अंदर अंदर आपका आई का पावर है तो आप इन पोस्ट को फिल कर सकते हो। बाकी कलर ब्लाइंड किसमें अलाउ है नहीं अलाउ है वो भी मैंने यहाँ पे दे रखा है। और ये जो जितनी चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और लिंक टेलीग्राम का आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। एज लिमिट 18 से 30 साल तक होता है 12th वालों के लिए, वो भी जनरल कैटेगरी के लिए। लेकिन अगर आप ओबीसी हो, एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, वो नोटिफिकेशन में लिखा होता है। सेम ऐसे ही अगर आप ग्रेजुएशन में देखोगे तो इतनी सारी पोस्टें हैं, बहुत सारी पोस्टें हैं, लेकिन इसमें से कुछ पोस्टें कभी आती हैं कभी नहीं आती। जैसे कि इस बार CCCTS जो पोस्ट है ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है, कमर्शियल अप्रेंटिस का पोस्ट इस बार हटा दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ें चलती रहती है, लेकिन टोटल ग्रेजुएशन में इतनी पोस्टें हैं जो कि आपकी आएंगी नहीं आएंगी ये डिपेंड करता है। बाकी ये लेवल 4 से लेकर लेवल 6 तक की पोस्टें होती हैं। इन हैंड जो सैलरी है वो इतनी आपको देखने की मिलती है, आपके लेवल वाइज लेवल के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी देखने को मिलती है। जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो पोस्ट के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा होता है। तो इसका आप देख लेना कि किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, किस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर आप किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो तो भी उसको आप फिल कर सकते हो। बस यही होगा कि मेडिकल में आपको हटा दिया जाएगा और आपको अगर दूसरा वाला जो आपका प्रेफरेंस है उसमें अगर आप क्वालिफाई करते हो, आपका नंबर अच्छा है तो उसको आपको दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही डायोप्टर में भी आप देख सकते हो किसके लिए परफेक्ट आई चाहिए। परफेक्ट आई का मतलब 6/6 होना चाहिए, आपको कोई भी चश्मा नहीं लगा होना चाहिए और आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो वो होता है परफेक्ट आई। और बाकी डायोप्टर में मैंने यहाँ पे पावर लिख रखा है, कलर ब्रांड किसमें अलाउ है किसमें अलाउ नहीं है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। और एज जो क्राइटेरिया वो 33 साल तक। देखो जब आपका नोटिफिकेशन जारी होगा आप फॉर्म वगैरह फिल कर लोगे तो उसके 3 से 6 महीने के बीच में कभी भी एग्जाम हो सकता है। देखो रेलवे एग्जाम्स में स्टूडेंट को जो सबसे बड़ा सर दर्द होता है वो जीके जीएस और करंट अफेयर होता है। करंट अफेयर है वो लगभग 8 से 10 नंबर के आते हैं, इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ना कहाँ से, तो टोटल 2 टीचर आपको मैं बताऊंगा। एक है अड्डा 247 पे, ये गौतम सर करके, इनका एक्सपीरियंस 8 से 10 साल का है, तो काफी बढ़िया पढ़ाते हैं और बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं। तो इनका जो लिंक है मैं एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा जिसमें सारे लिंक्स रहेंगे और ये जितनी चीज आपको मैं बता रहा हूँ उसका पीडीएफ भी रहेगा, सिलेबस का भी रहेगा, पोस्ट वाइज भी जो सारी चीजें उसका भी उसमें अटैच रहेगा। तो यहाँ पे जो टीचर बता रहा हूँ उसका लिंक भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो उन टीचर से आप डेली बेसिस पे, अगर आप आज वीडियो देख रहे हो तो कल से उनकी डेली करंट अफेयर देखना स्टार्ट कर दो। और दूसरे टीचर है वो कुमार गौरव सर है, उनकी भी आप क्लास देख सकते हो, वो हिंदी मीडियम पढ़ाते हैं। उनके में बेनिफिट ये रहता है कि स्टैटिक जीके वगैरह है, साइंस वगैरह के जो क्वेश्चन है वो भी थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए चलते हैं, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आप अड्डा 247 में पढ़ लो, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो भी उनसे पढ़ सकते हो या फिर आप कुमार गौरव से पढ़ सकते हो। 1-2 दिन पढ़ने के बाद आप स्विच कर लेना जिनसे भी आपको बेटर लगे ना। जनरल साइंस की बात करो, आप ये जो टीचर देख रहे हो उन्होंने 100+ क्लासेस करा रखी है जनरल साइंस के लिए, यानी साइंस के लिए। जो साइंस आता है आपके रेलवे में वो बहुत ज्यादा एनटीपीसी में, स्पेशली ग्रुप डी में न्यूमेरिकल बेस्ड आता है, लेकिन एनटीपीसी में न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं आता है, सिर्फ थ्योरम या फिर
बोल सकते हो थ्योरी वाले पोर्शन से पूछता है, ऊपर ऊपर पूछता है, तो इसलिए आपको सिर्फ जीके की क्लास को सिर्फ देखना है। तो आप जीके की जो उनकी जो क्लास है उसको आप देख सकते हो और जो थ्योरी वाले पोर्शन उसका नोट्स बना सकते हो, लेकिन उन्हीं टीचर को सिर्फ देख लेना, कोई बुक परचेस करने की जरूरत नहीं है। नाउ बारी आती है जीके की। अब देखो जो जीके है वो लगभग आपका अगर यहाँ पे 40 नंबर है तो इसमें से 25 नंबर के आसपास का जीके आता है। जीके में आपके हिस्ट्री हो गए, इकोनॉमिक्स हो गए, पॉलिटी हो गए, जियोग्राफी हो गया, सब कुछ जीके के अंदर कवर होता है। स्टैटिक जीके भी इसी के अंदर कवर होता है। अब इसको किस टीचर से पढ़ना है, तो देखो अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है तो इस टाइम पे सिलेक्शन में जो जीके नाम का चैनल है गगन प्रताप सर का, उस पर एक नए टीचर है, काफी पहले से पढ़ा रहा है लेकिन इस पे वो नए आए हुए हैं, शुभम गुप्ता सर। वो उनका नाम आपने कभी सुना भी होगा, काफी अच्छा पढ़ाते हैं वो जीके और चीजों को अच्छा से रिलेट कराते हैं। देखो जीके में क्या करना होता है, आपको सिर्फ रिलेट करना होता है। जो भी टीचर आपको चीजें अच्छे से रिलेट करवा दे, थ्योरी अगर आपको अच्छे से बता दिया तो आप प्रैक्टिस तो खुद से कर लोगे। प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास बुक्स पड़ी हुई है, आपके पास मॉक्स पड़े हुए हैं, लेकिन आपको चीजें रिलेट जो टीचर करवा दो, तो रिलेट करने के लिए टीचर बहुत बढ़िया है। लाइक कि स्टार्ट कैसे हुई थी आपकी हिस्ट्री, आगे कैसे कैसे चला, इस युद्ध के बाद कौन सा युद्ध हुआ, ये सारी चीजें। और इसी तरीके से पॉलिटी में भी आर्टिकल्स कैसे धीरे धीरे आगे गए, इसके बाद क्या आया, और इकोनॉमिक्स में भी सारी चीजें अगर आपके दिमाग में एक बोल सकते हो कि इमेज बन जाता है हर चीज का, तो आप थ्योरी वाली बुक से इजीली पढ़ सकते हो। तो उनसे आप पढ़ लेना, उन्होंने नई क्लासेस स्टार्ट की है और मुझे लगता है कि यार वो क्लासेस रेगुलर रखेंगे जैसा कि लगता है, तो उनका लिंक भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप देख सकते हो उनका, ठीक है। तो जीके स्टार्ट कर सकते हो, पूरी चीजें वो कवर करा देंगे। नाउ बातें आती हैं रीजनिंग की और मैथ्स की। देखो रीजनिंग और मैथ्स का प्रॉब्लम ये है, जो भी टीचर इसको पढ़ाता है वो कुछ टाइम बाद अपना कोर्स लॉन्च करता है। देखो इसमें मैं ये नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि कोई मिस्टेक है, बट ऑब्वियसली वो कोर्स लॉन्च करते हैं, इस वजह से इसका आपको सीरीज वाइज कोई लेटेस्ट बैच यूट्यूब पे देखने को फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगा किसी ढंग के टीचर से जो कि बिल्कुल रिलेवेंट और अच्छे लेवल क्वेश्चन कराए, ठीक है। तो इसके लिए दो चीजें आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको रीजनिंग का बताता हूँ। रीजनिंग में क्या है, अगर आपने एक बार बेसिक्स पढ़ लिया, थोड़ी चीजें समझ ली, बेसिक चीजें आपको समझ में आएगी, अच्छा इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ये टॉपिक्स आता है, तो आप अपने से ही सारी चीजें पढ़ सकते हो। उसमें बहुत बड़ा कोई बोल सकते हो कि बहुत बड़ा बहुत टफ नहीं है रीजनिंग, ठीक है, बहुत ईजी है। इस वजह से एक टीचर है जिनका लिंक, दो टीचर एक्चुअली जिनका लिंक मैं उस पीडीएफ में दे दूंगा, जहां से आप उन टीचर का पूरा प्लेलिस्ट देख के और एक एक टॉपिक, जैसे एनालॉजी है, इसमें से जो जो टॉपिक दे रखे हैं, इन्हीं टॉपिक्स को उस टीचर से कंप्लीट कर लेना और नोट्स बनाना। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इन जितने टीचर्स हैं उनका वो कोर्स सेल करते हैं, मतलब कोर्स बेचते हैं, इसी वजह से यूट्यूब पे उनके जो पूरे कंटेंट है वो नहीं रहते हैं, या फिर अगर रहते भी हैं तो थोड़ी क्लासेस पुरानी हो जाती हैं। तो रीजनिंग में ऐसा कुछ नहीं है कि आप पुरानी क्लासेस देखोगे तो आपको कोई लॉस हो जाएगा, फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। तो उनकी पुरानी क्लासेस भी देख के आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैथ्स की बात आती है। देखो मैं बैच की बात करूंगा, किसका बैच आप परचेस कर सकते हो अगर आपको लेटेस्ट क्लासेस चाहिए। ना वो मैथ्स की बात करें, देखो मैथ्स में दो टीचर हैं जिसको मैं सही समझता हूँ फिलहाल। एक है गगन प्रताप सर। गगन प्रताप सर से मैंने पढ़ा, एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराते हैं। अगर आपको 30 में से 30 नंबर लेके आने हैं और साथ ही साथ 35 में से 35 नंबर लेके आने हैं, आप चाहते हो कि पूरा अच्छा नंबर लेके आए, कोई भी ग्रीन जोन में रहे, फिर होने का कोई चांसेस ही ना रहे, तो आप गगन प्रताप सर से एक अच्छे लेवल का पढ़ सकते हो, ठीक है। और एडवांस मैथ वगैरह भी वो काफी अच्छे लेवल का करा रखे हैं, ठीक है। तो इनसे आप पढ़ सकते हो यूट्यूब पे। लेकिन प्रॉब्लम इनकी यही है कि इन्होंने भी पूरी प्लेलिस्ट नहीं बना रखी है कि पहली क्लास से लेके आखिरी क्लास तक, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, नंबर सिस्टम स्पेस गगन प्रताप लिखेंगे तो आपको वो पूरी क्लास दिख जाएगी, क्योंकि क्लास देख के आपको नोट्स बनाना है। और इस तरीके से जो दूसरे टीचर हैं, अगर आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है, आपको कुछ भी मैथ्स में नहीं आता, तो आप साहिल सर से पढ़ लो। उनकी जो प्लेलिस्ट है थोड़ी सी पुरानी है, 2 से 3 साल पुरानी, उससे भी आप मैथ्स, उनसे भी आप मैथ्स पढ़ सकते हो। तो वो प्लेलिस्ट का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और उसी पीडीएफ में मैं दे दूंगा। तो मैथ्स के लिए आपको 2 टीचर मैंने बताया, साहिल सर अगर आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है और प्लेलिस्ट आपको मिल जाए वैसे पढ़ना है तो आप साहिल सर से पढ़ सकते हो। अगर आपको थोड़ा एडवांस लेवल तक पढ़ना है, बहुत अगर आपको मैथ्स आती है, तो आप गगन प्रताप सर से स्टार्ट कर सकते हो। तो ये सारे टॉपिक आपको देख के पढ़ना है। अगर इससे ज्यादा वो लोग कुछ पढ़ाते हैं, एक्स्ट्रा टॉपिक दे रखा है, वो मत पढ़ना। सिलेबस को प्रिंट कर लेना और इसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। रीजनिंग में भी यही सेम चीज करनी है। लेकिन रीजनिंग में अगर आपको लगता है कि थोड़ा सर लो लेवल का पढ़ा रहे, तो एक पीयूष सर करके टीचर जो कि कैरियर विल पे पढ़ाते हैं, उनका कोर्स वगैरह तो है नहीं, मतलब इंडिविजुअल कोर्स नहीं है कि वो सिर्फ रीजनिंग ही पढ़ा रखे हैं। अदरवाइज वो परचेस कर लेते तो आपकी सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती है। इसके लिए सेम वही चीज करनी है, आप एनालॉजीज लिखो और उसके बाद पीयूष सर लिखो, आपको रीजनिंग की उनकी क्लास मिल जाएगी। तो एक एक टॉपिक को आप उनसे पढ़ सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको एक जुगाड़ बताया, ऐसे ही करके आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है। अदरवाइज आपको पूरी प्लेलिस्ट कोर्स की तरह तो नहीं मिलेगी, अदरवाइज उनका कोर्स क्यों चलेगा, नॉर्मल सी बात है। और नाउ अगर आपको कोर्स परचेज ही करना है तो किसका परचेस करना है, देखो गगन प्रताप सर का मैं मानता हूँ कि इस टाइम पे लेटेस्ट और बढ़िया चल रहा है, तो उनका भी परचेस कर सकते हो, ज़्यादा बेटर रहेगा। या फिर आरबी जो सर हैं सर, उनका भी परचेस कर सकते हो, रेलवे का कोई कोर्स, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी का कोर्स परचेस कर लेना, तो आपको मैथ्स और रीजनिंग और जीके और जीएस वाला पोर्सन बहुत ही ईजिली और परफेक्ट 3 महीने में कोर्स इनका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। दोनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। देखो आपके प्रिपरेशन जर्नी में आपको 80% मेहनत करना है और 20% आपका टीचर मेहनत करेगा। यानी कि टीचर से आपको एक बार पढ़ना है, ऐसा नहीं कि
कि बार बार कोर्स चेंज कर रहे हो या फिर वीडियोस देखना बदल रहे हो, अलग अलग लोगों की वीडियोस देख रहे हो, बार बार आप सेटिस्फाइड ही नहीं हो रहे किसी टीचर से, ऐसा नहीं करना है। आप किसी भी टीचर को पकड़ो और उसका पूरा कोर्स या फिर पूरा वीडियोस देखो, और एक वीडियो जैसे कि अगर आपने नंबर सिस्टम मान लो गगन प्रताप सर से, साहिल सर से, किसी भी टीचर से स्टार्ट किया, तो नंबर सिस्टम में आपने देखोगे तो हो सकता है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन ना लगे, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो, आपका मैथ वीक है, तो हो सकता है कि 100 क्वेश्चन वो कराए टीचर, तो आपको 20, 30, 50 ही समझ में आए, कोई बात नहीं। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका माइंड डेवलप होगा, आप सारे टॉपिक्स कर लोगे, 3 से 4 महीने हो जाएंगे, तो आपका माइंड उस लेवल तक पहुंच जाएगा कि आपको 100% चीजें समझ में आने लगेंगी। तो मान लो अगर आपने नंबर सिस्टम किया, तो नंबर सिस्टम आप टीचर से पढ़ लेते हो, तो पढ़ने के बाद आपको एक बुक उठानी है। मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि पिनेकल की बुक ले लो, ये बढ़िया है। आप किरण वगैरह के भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एसएससी वाली लेना। एसएससी की जो चैप्टर वाइज आती है वो लोगों तो ज्यादा बेटर होगा। इससे क्या होगा, और वो भी मैं एसएससी क्यों रिकमेंड कर रहा हूं भी आपको बताता हूं। जैसे आपने नंबर सिस्टम कर लिया, नंबर सिस्टम करने के बाद मतलब टीचर से पढ़ लिया, आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, एग्जाम में वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। इसी वजह से अगर आप चैप्टर वाइज लोगे, तो इसमें आपके नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चन 400-500 क्वेश्चन दिए होंगे, तो आप 400-500 क्वेश्चन सबसे पहले उसको 2 से 3 दिन में लगा लो। डेली बेसिस पे 150-200 क्वेश्चन लगाओ। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे? क्योंकि आप पहली बार मैथ लगा रहे हो भाई, आपको उतना आइडिया नहीं है, हर टाइप के क्वेश्चन आपने किए नहीं है, आपका माइंड का जो लेवल है वो भी उतना नहीं बढ़ा है, तो हो सकता है कि 100 से 200 क्वेश्चन ही लगे। तो जो क्वेश्चन आपके लगते हैं उसको लगाते जाओ, कॉन्फिडेंस बढ़ाते जाओ, और जो नहीं लग रहे हैं उसको गोल करके रख दो कि जब मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 3 से 4 महीने बाद, तब मैं उनको दोबारा से लगाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज़ करनी है। अब मैंने एसएससी क्यों आपको रिकमेंड किया, रेलवे की बुक क्यों रिकमेंड नहीं किया मैथ्स के लिए, वो इसलिए क्योंकि अगर आप यहाँ पे एसएससी के क्वेश्चन लगा लेते हो, तो रेलवे के तो क्वेश्चन आप मॉक में भी लगा लोगे, और मॉक तो आपको फ्यूचर में देना ही देना है। तो वो जो रेलवे क्वेश्चन है वो आप मॉक में लगाओगे, और यहाँ से आप एसएससी क्वेश्चन लगा लोगे। तो इस तरीके से आप डबल टाइप के मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगा लोगे, जिससे आपका जो मैथ्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और टाइप वाइज क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये होगा मैथ्स की बात। इसी तरीके से रीजनिंग की अगर आप बात करोगे, तो रीजनिंग में भी आपको चैप्टर वाइज लेना है। मान लो आप एनालॉजी पढ़ रहे हो, तो एनालॉजी की आपने क्लास कर ली, सर ने बता दिया कि यार इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ऐसे आपके ट्रिक्स हैं, इस तरीके से क्वेश्चन लगेंगे। उसके बाद आपको पिनेकल की अगर आप चैप्टर वाइज बुक परचेस कर लेते हो रीजनिंग की, लेकिन रीजनिंग की यहाँ पे आप एसएससी नहीं, रीजनिंग की आप रेलवे की खरीदना। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना चीज़ों को लेके, ठीक है। रेलवे की रीजनिंग की चैप्टर वाइज परचेस करना। अब मैं रेलवे की क्यों बोल रहा हूँ, एसएससी क्यों नहीं बोला, क्योंकि एसएससी का जो रीजनिंग है और जो रेलवे का रीजनिंग उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। 4-5 टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि आपके रेलवे में आते हैं, एसएससी में नहीं आते हैं। ठीक है, इस वजह से आप अगर रेलवे की परचेस करोगे रीजनिंग की बुक चैप्टर वाइज, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। कुछ 4 से 5 टॉपिक जो एक्स्ट्रा आते हैं, अलग टाइप के आते हैं, जैसे टेबल के किनारे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं पैरेलल में, ए बी के सामने है, सी डी के सामने, ऐसे करके क्वेश्चन वो एसएससी में उतने नहीं पूछे जाते, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो वो चीज़ वहाँ से कर लेना। और रीजनिंग को तो आपको पता है उतना ज़्यादा टफ नहीं होता है, सारे के सारे लोग ही 40 में 40 या फिर 30 में 30 क्वेश्चन करके आते हैं। ठीक है, तो ये होगी रीजनिंग की बात। नाउ जीके जीएस के लिए कि यार कौन सी बुक परचेस करें, मैंने आपको टीचर तो बता दिया कि उनसे आप अपनी बेसिक क्लियर कर लोगे। आप जो रिलेशन बनाना होता है एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक के बीच में, या फिर आपका जो माइंड मैप करना होता है, वो तो टीचर आपका करा देगा, लेकिन वो आप इंप्लीमेंट कैसे करोगे। तो आप पिनेकल की, देखो मैं दुनिया भर की बुक नहीं बताऊंगा, एक ही पब्लिशर का इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके लिए भी ईजी हो। तो आप एसएससी की जनरल स्टडीज़ की चैप्टर वाइज जो थ्योरी बुक होती है उसको अगर आप परचेस कर लोगे लेटेस्ट वाली, तो आपके एसएससी के सारे क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे। और एसएससी और रेलवे में जीके के क्वेश्चन बहुत अलग अलग नहीं है, सेमी टाइप के हैं, लेकिन हाँ हो सकता है कि थोड़ा अलग पूछे हों, थोड़ा सा डीप में पूछे हों, तो वो सारे क्वेश्चन आपको इस बुक में मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप वो सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। जो भी टीचर, अगर आपने पूरी ज्योग्राफी पढ़ ली, ज्योग्राफी क्लास कर ली, तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर लेना चैप्टर वाइज, मतलब ज्योग्राफी का जो चैप्टर सर पढ़ाते हैं उसको आके यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो एसएससी के सारे क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे। मैंने आपको बिल्कुल लिमिटेड बुक्स बताया, सिर्फ और सिर्फ 3 बुक बताया, जहाँ से आप जो टीचर से पढ़ोगे उसकी प्रैक्टिस कर लोगे, और वो चीज़ आपकी बिल्कुल परफेक्ट और पक्की हो जाएगी। नाउ आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, मॉक्स कैसे देना है और रिवीजन कैसे करना है। तो सबसे पहले रिवीजन की बात, आप जब भी पढ़ रहे होगे, टीचर आपका पढ़ा रहा होगा, 1 हफ्ते बाद यानी कि संडे को आप हर एक संडे को आपको रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ट्रस्ट नहीं करोगे, जब तक मैंने रिवीजन करना स्टार्ट नहीं किया था मेरा सिलेक्शन ही नहीं होता था, मतलब मैं बहुत बार फेल होता था। लेकिन जब से मैंने रिवीजन करना स्टार्ट किया, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती थी, मतलब हर चीज़ जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मेरी स्किल में आ गई है, और जब मैं एग्जाम में बैठ रहा हूँ तो सारी चीज़ें बिल्कुल इंप्लीमेंट ईजिली हो जाती हैं। तो इसी वजह से रिवीजन करना, जो भी आप पढ़ते हो उसको रिवाइज कर लो कि हाँ सर ने ये चीज़ें बताई थी, ये क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से कराया था, ये ट्रिक्स बताए थे, जीके में ये चीज़ें बताई थी, तो इससे आपका सारी चीज़ें परफेक्ट हो जाएंगे जो भी आप पढ़े रहोगे। तो रिवीजन करना मत भूलना किसी भी वीक। उसके बाद आती है मॉक्स की बारी। मैंने आपको बताया
कि आपको एसएससी की बुक्स फॉलो करनी है, जीके के लिए भी और मैथ्स के लिए भी, लेकिन रीजनिंग के लिए आपको रेलवे वाली बुक्स फॉलो करनी है। लेकिन आपको बहुत सारे टीचर्स इवन दो कि स्टूडेंट्स भी बोलेंगे कि आप मॉक्स तभी देना जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, अदरवाइज आप मॉक में करोगे क्या, आप डिमोटिवेट हो जाओगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आपने 2 या 3 भी टॉपिक पढ़े हैं तो आपको मॉक देना चाहिए। तो स्टार्टिंग से ही आपको वीकली मॉक देना है। वीकली मॉक कौन से देने, एसएससी के, रेलवे के, कौन से, तो अंडर ग्रेजुएट या फिर ग्रेजुएट कोई भी मॉक उठाना, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से उठा सकते हो। वो आप टेक्स्ट बुक से उठा सकते हो, आप सिलेक्शन वे से उठा सकते हो, आरबी के चैनल से उठा सकते हो, या फिर ओली बोर्ड से उठा, कहीं से भी। लेकिन आपको अंडर ग्रेजुएट या फिर ग्रेजुएट के जो भी एग्जाम्स हो रखे हैं इन लास्ट के 2 सालों में CBT 1 के, उनको आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है देना, ठीक है। इससे क्या होगी, आप जो भी पढ़ोगे वो इंप्लीमेंट हो पाएगा, आप खुद को समझ पाओगे मैं पढ़ रहा हूँ वो इंप्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या फिर गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ। आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा। मॉक्स को आप पॉजिटिव की तरफ लो कि यार मैं एग्जाम दे रहा हूँ, मुझे 10 नंबर आ रहे हैं, अगली बार 12 आए तो मुझे एक अच्छा आपको फील होगा कि हाँ यार मैं जो पढ़ रहा हूँ वो इंप्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। और रिवीजन भी आपका मॉक से हो जाता है। तो आपको मॉक स्टार्टिंग के 2 महीने तक वीकली देना है। हर वीक आपको एक मॉक देना है। प्रीवियस ईयर का अंडर ग्रेजुएट या फिर ग्रेजुएशन का जो एग्जाम हुआ है उसका वाला दे लेना, वो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे परचेस कर सकते हो, ठीक है ना। जब 2 महीने हो जाएंगे तो आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। वीडियोस वगैरह भी आप देख रखे होगे और इन बुक से आप प्रैक्टिस भी कर रखे होगे। फिर आपको वीक में 2 मॉक देना है, वही सारे मॉक्स जो कि आपने आप जिसको चला रहे हो, जो कंटिन्यू है, उसको ही आपको आगे वीक में 2 बार देना है। यानी कि एक मान लो आप बुधवार या बृहस्पतिवार को दे लिए, एक संडे को दे लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है अगले 2 महीने तक। तो कुछ मॉक्स आपके लगभग 50% 40% मॉक खत्म हो जाएंगे, जो भी 30% मॉक खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आपका सिलेबस भी फिर खत्म हो जाएगा। और जब 3 से 4 महीने बाद सिलेबस खत्म होगा तो फिर आपके पास करने के लिए कुछ नहीं रहेगा। वीडियोस देखने का जो टाइम आपका वेस्ट होता था वो सब कुछ आपका अब बच जाएगा। तो आपके पास 7 से 8 घंटे रहेंगे। उस टाइम पे मैक्सिमम आपको क्या करना है, अगर आपकी बुक से क्वेश्चन बचे हुए हैं तो बुक से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, और उसके बाद फिर जितने हो सके उतने मॉक्स दो। डेली बेसिस पे आपको अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट जोन मिक्स करके मॉक्स दो, और जो इनके ऑफिशियल मॉक्स होते हैं, जो कि लाइव मॉक्स होते हैं, ये सब उनको भी संडे सैटरडे करके दो। यानी कि डेली बेसिस पे आपको एक मॉक देना है जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है। और जितना जल्दी हो सके आपको अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। 3 महीने में कर लो तो वो ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज 4 महीने के अंदर अंदर तो सारे सिलेबस को कंप्लीट कर लो, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज आपको 4 साल का फिर से वेट करना पड़ेगा। तो रिवीजन और मॉक देना अभी से बिल्कुल आपको स्टार्ट करना है, जैसे आप पढ़ाई स्टार्ट करते हो। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें बिल्कुल आपको बेसिक से बताई, कौन सी बुक को फॉलो करना है, ज़्यादा आपको बर्डन भी नहीं दिया, सिर्फ 3 बुक बताई और टीचर्स के बारे में बता दिया, और जितने लिंक्स हैं वो सारे के सारे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और बाकी आपको कोई कन्फ्यूजन हो और डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ड्रॉप कर देना।